Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and editorial analysis of 5th of August 2025. तो गाइज आज है तारीख 5 अगस्त 2025 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है महानदी रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभ आरंभ करते हैं और सबसे पहले आज के इंडेक्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ आर्टिकल में बस खाली हेडिंग से ही काम हो जाएगा, तो इसमें कोई ज़्यादा विस्तार से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल हम फोकस कर रहे हैं एक क्वालिटी एनालिसिस के ऊपर में विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। हर एक आर्टिकल के बाद एक एक क्वेश्चन मिलता रहेगा, अटेम्प्ट करते चलना और अपने टेस्ट को अटेम्प्ट जरूर करना। अपने टेस्ट का स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, क्योंकि डेली बेसिस पे आपकी जब प्रैक्टिस होगी ना, तो आप इमेजिन करना, क्योंकि आप पहले ही डेली बेसिस पे टेस्ट लगा रहे होंगे, तो एग्जामिनेशन के लिए आपका जो माइंड है वो पहले ही प्रिपेयर हो जाएगा। वो भी करंट अफेयर्स के आधार पे, न्यूज़ आर्टिकल्स के आधार पे टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो बस खाली कंसंट्रेशन पावर अपना इस्तेमाल करो, क्योंकि ये क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे जब अच्छे से पूरे लेक्चर को सुनोगे। तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर ये भी इंप्रूव होने वाला है। और आज के हमारे न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पे पहला आर्टिकल है कि केंद्र सरकार ने ट्रंप के जो ये लगातार मतलब अलग अलग प्रकार के थ्रेट्स आ रहे हैं टैरिफ को लेकर, उसके अगेंस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हिट बैक किया है। अब क्या हिट बैक किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रही है, वो थोड़ा सा जान लेंगे। जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर सीधा पेज नंबर 8 पर आओगे तो आपको एक एडिटोरियल मिलेगा डायरेक्ट, और आज का एडिटोरियल ये बहुत काम का है, वो भी एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस एडिटोरियल में दोस्तों डिस्कशन हो रहा है मिसिंग लिंक इन इंडियाज बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट। भारत के अंदर जो बैटरी से निकल रहा वेस्ट है, इस बैटरी वेस्ट का मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। देन उसके बाद सीधा पेज नंबर 8 पर एक और एडिटोरियल है, अगेन कोई खास नहीं है, यहाँ पर क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट की बात हो रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर में आज के समय पर इतना ज़्यादा हम ट्रस्ट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, अलग अलग रीजंस की वजह से, वो इसमें मेंशन किया गया है। कुछ ज़्यादा ये भी टॉपिक खास नहीं, मैंने आपको बताया ना कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, हेडिंग के फॉर्म में यहाँ पर दिखा दिए हैं, लेकिन वो इतने रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद सीधा पेज नंबर 10 पर आओगे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे ये आर्टिकल आपके आज के न्यूज़पेपर का टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का है। मेंशन किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स की अनएंडिंग फाइटर कनेंड्रम। आज के समय पर फाइटर जेट्स भारत के बहुत ही ज़्यादा पुराने होते चले जा रहे हैं, और हमारी जो करंट समय की इंडियन एयरफोर्स है वो ढेर सारी समस्याओं को फेस कर रही है। इवन आप लोगों ने थंबनेल देखा जिसमें हम लोगों ने फ्लाइंग कॉफिन की बात की है ना। हम अपने एक फाइटर जेट की बात कर रहे हैं, उसको उड़ता ताबूत बोला जा रहा है। वो इतना पुराना हो चुका है लेकिन आज भी इस्तेमाल हो रहा है, इतने सारे क्रैशेस उस जेट के हो चुके हैं। बहुत काम का टॉपिक। देन उसके बाद पेज नंबर 12 पर आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा कि वेमेन इंक्लूजन इन आर्म्ड फोर्सेस अ प्रायोरिटी। ये गवर्नमेंट का मेन फोकस है, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि पिछले कुछ समय पर हमारे इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सभी में महिलाओं को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इंक्लूड किया गया है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन इसमें बड़ा है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक यहाँ पर डेटा मिलेगा, बस उस डेटा का इस्तेमाल करना है आपने, जो डेटा सीधा आर्टिकल में है। फिर पेज नंबर 12 पर देखोगे एक आर्टिकल मिलेगा जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास में पावर है कि वो मॉनेटरी फाइन्स लगा सकता है। कहने का मतलब देखो, सिंपल सी बात यहीं पर समझ लो, उसमें कोई ज़्यादा विस्तार से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक केस चल रहा था, वो केस सुप्रीम कोर्ट के पास में गया। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपको पता है कि हमारे नेशनल लेवल पर भी है ना, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसको सीपीसीबी आप कहते हैं। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर स्टेट्स के पास भी अपने स्टेट के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देखने को मिलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि इन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के पास में पूरी ताकत है कि अगर कोई फैक्ट्री वाला, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई फैक्ट्री वाला लगातार प्रदूषण कर रहा है और उस फैक्ट्री से गंदा पानी नदियों में जाकर मिल रहा है, तो उस फैक्ट्री वाले की जिम्मेदारी है कि वो उस नदी को साफ करवाएगा। ठीक है, नहीं करवाएगा उसके ऊपर फाइन्स लगेंगे, मॉनेटरी फाइन्स लगेंगे, जिसको यहाँ पर रेस्टिट्यूशनरी फाइन्स के नाम से मेंशन किया गया है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये पावर दे दी है कि हाँ, अगर कोई डैमेज हुआ है तो उसका फाइन भुगतान करना पड़ेगा उन सभी लोगों को जो पॉल्यूटर हैं, जिन्होंने प्रदूषण किया है।
इसमें और कुछ भी नहीं है। उसके बाद पेज नंबर 14 देखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट। लार्जेस्ट एशियन टॉर्टोइस के बारे में डिस्कशन हो रहा है। एक बड़े साइज का टॉर्टोइस नागालैंड में वापस आ चुका है। ठीक है, अब इसके फीचर्स जानकर चलना, क्योंकि पिछले दशकों में अगर हम देखेंगे, पिछले 10 साल में इसकी पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है, क्योंकि इनका स्लो रिप्रोडक्टिव रेट होता है। तो ये हमारे लिए आज के समय एक कंसर्न है, एक चिंता का विषय है। और एक अभी जो यहाँ पर ये वापस से टॉर्टोइस दिखाई दिया है, ये एक अच्छी खबर भी है। फिर पेज नंबर 20 पर आओगे, साइंस एंड टेक का जो आर्टिकल है, क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर हमने यूज़ किया है ये है दिल्ली एडिशन। इसमें पेज नंबर 20 पर मेंशन किया गया है पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स के ऊपर में। देखो, आज के समय पर इंडोनेशिया, मलेशिया, ये 2 देश हैं दुनिया के जो सबसे ज़्यादा पाम ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं, और भारत यहाँ पर पाम ऑयल को इम्पोर्ट करता है। इन देशों से भी हम लोग ढेर सारा पाम ऑयल इम्पोर्ट करते हैं। तो बोला ये जा रहा है, इन देशों में पाम ऑयल की समस्या बढ़ती चली जा रही है। जो पेड़ हैं पाम ऑयल के, वो बुजुर्ग हो रहे हैं, बूढ़े होते चले जा रहे हैं, जिनमें अब वो कैपेसिटी नहीं है पाम ऑयल के फ्रूट को देने की या पाम ऑयल को प्रोड्यूस करने की। जो वहाँ के फार्मर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। तो पाम ऑयल का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है दुनिया में, विच इज़ अ कंसर्निंग सिचुएशन। और ये कैसे कंसर्निंग सिचुएशन है, वी विल डिस्कस। ठीक है, तो ये न्यूज़ आर्टिकल, ये हमारा पूरा मैंने आपको बता दिया है, जो भी चीज़ें चर्चाओं में हैं, है ना। अब एक एक करके हम आर्टिकल का डिस्कशन करेंगे उसके इंपॉर्टेंस वाइज, कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, उसके बाद यहाँ पर दूसरा कम इंपॉर्टेंट, तीसरा उससे कम इंपॉर्टेंट, इस तरीके से हम लोगों ने सेशन को मेंशन कर रखा है। तो मैंने आपको लार्जेस्ट एशियन टॉर्टोइस के बारे में तो ऑलरेडी मेंशन कर दिया है दोस्तों, है ना। ये वाला जो आर्टिकल है, ये आप लोग देखोगे हमारे आज के न्यूज़पेपर में ही प्रेजेंट है। सर, ये आज के न्यूज़पेपर में कहाँ पर प्रेजेंट है? चलिए मैं 1 सेकेंड रुकिए, मैं आपको यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है वो शो कर देता हूँ। ठीक है, कहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा? तो ये एक्चुअली में यहाँ पर 1 सेकेंड रुकना, ये हमारा आज का न्यूज़पेपर, ये रहा पेज नंबर 14। दिस इज़ पेज नंबर 14, और ये आपको न्यूज़ आर्टिकल जो दिख रहा है, ये रहा हमारा लार्जेस्ट एशियन टॉर्टोइस के बारे में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पेज नंबर 14 पर है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हाँ सर, अखबार में प्रेजेंट है ना। काफ़ी बार लोग मेंशन करते हैं, सर हमें आर्टिकल दिखा दिया करो। तो आर्टिकल तो मैंने लगा दिया है, अब आर्टिकल यहाँ पे भी लगा दिया। ये शानदार सा जो PDF आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें हर एक कॉन्टेंट आपका है। ठीक है, देखो ये एक मतलब अभी PDF की जो जानकारी है वो आगे आपको मिल जाएगी। तो ये हम लोगों ने आर्टिकल देखा है। इस आर्टिकल में क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये जो लार्जेस्ट एशियन टॉर्टोइस है, एशिया में पाया जाने वाला ये टॉर्टोइस, इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। लेकिन ये जो टॉर्टोइस है दोस्तों, ये पिछले कुछ समय से दिखाई नहीं दे रहा था, या नागालैंड में इसकी पॉपुलेशन ख़त्म सी हो चुकी थी। क्योंकि ये पॉपुलेशन बहुत ख़त्म सी हो रही है, इसलिए इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है, विच मीन्स ये जो प्रजाति है बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। लेकिन फाइनली दशकों बाद दोस्तों ये वापस से री इंट्रोड्यूस की गई है नागालैंड में। ऑफिशियल्स का कहना यहाँ पर यह है कि इस एशियन टॉर्टोइस की 10 जो स्पीशी हैं, या सॉरी इस प्रजाति की 10 यहाँ पर टॉर्टोइस जो हैं, ये लेकर आए गए हैं दोस्तों, यहाँ पर रिसेंटली रिलीज करे गए हैं नागालैंड के अंदर में। तो ये जो पूरा इवेंट है, ये नागालैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड इंडिया टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत ऑर्गेनाइज किया गया। इसी इवेंट के दौरान ये जो टॉर्टोइस हैं, इनको रिलीज किया गया है। इनकी सभी कंडीशंस नागालैंड में मैनेज की गई है, और यहाँ पर बोला भी गया है लगभग आज से 10 साल पहले नागालैंड में इन वाले टॉर्टोइस की जो स्पीशी है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, ऑलमोस्ट पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। फाइनली वापस से इसको री इंट्रोड्यूस किया गया है ना। इसी वजह से अब क्या है, ये आर्टिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप जैसे मान लो बिगनर हैं, ठीक है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, ठीक है, कुछ ईयर्स की, तो आपको पता होना चाहिए इस आर्टिकल में से पढ़ना क्या है। इस आर्टिकल में से हमें इस जायंट टॉर्टोइस के बारे में बेसिक फैक्ट्स पढ़ के चलने हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन इस आर्टिकल से बना तो वो यहीं से बनेगा, इसके बाद कोई भी प्रश्न यहाँ से बनने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो न्यूज़ क्या है, मैंने न्यूज़ मेंशन कर दिया, इवन आर्टिकल भी लगा दिया है। आर्टिकल के साथ ये खबर पढ़नी है। तो नागालैंड के अंदर में ये इंट्रोड्यूस किए गए 10 टॉर्टोइस लेकर आए गए हैं, जिस वजह से चर्चाओं में। ठीक है, अब सुनिए आगे, जो आपको फैक्ट्स जानना है वो है इस टॉर्टोइस के बारे में। पहली चीज़ ये है एशियन जायंट टॉर्टोइस। इसका साइंटिफिक नेम है मोनुरिया एमिस। ये साइंटिफिक नेम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी कुछ अलग सब स्पीशीज़ भी आती हैं, इस प्रजाति के अंदर कुछ और छोटी छोटी प्रजातियाँ आती हैं। ठीक है, वो भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो याद रखने की ज़रूरत है वो है इसका आयुष्यन स्टेटस। तो इसको कंजर्वेशन यानी इसको किस तरीके से प्रोटेक्शन दी गई है, तो इस प्रजाति को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। एक ऐसी कैटेगरी जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो टॉर्टोइस की प्रजाति है ये बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, इसको एक अल्टीमेट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है।
देन उसी प्रकार से जो हमारा साइट्स है, जो इंटरनेशनल ट्रेड की बात करता है, इसके अंदर में अपेंडिक्स 2 में कवर किया गया, यानी कि इंटरनेशनल व्यापार अगर इस टॉर्टोइज का करना हो तो वो भी इतना आसान है नहीं। ठीक है, हैबिटेट की बात करेंगे तो इसे हरे भरे जंगल में रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इन टॉर्टोइज का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, एक तो पहली बात IUCN पढ़ के चलना, ये बहुत काम का है। दूसरा जो आपने याद रखना है वो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। भारत में दोस्तों ये प्रजाति कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, बस इतना ज़रूर से याद रखना। तो भारत में स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसकी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। और अभी भी जैसे मैंने बताया, नागालैंड में 10 साल पहले ये प्रजाति वाइप आउट हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, तो इसको वापस से यहाँ पर लेकर आया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। जब हम नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि भारत का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में नागालैंड भी अरुणाचल प्रदेश भी है, ये दो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जहां पर इस एशियन टॉर्टोइज की स्पीशी देखने को मिलती है। फिर आप लोगों से प्रश्न बनेगा, क्या ये एशियन टॉर्टोइज केवल भारत में ही पाया जाता है? नहीं भाई, ये एशियन टॉर्टोइज है तो पूरे एशिया की बहुत सारे देशों में पाया जाता है। इंडिया भी एक एशियन कंट्री है, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सभी देशों में ये टॉर्टोइज की प्रजाति देखने को मिलती है। इसका बिहेवियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। यहाँ पे आपको पता है आजकल ना जो भी स्पीशीज न्यूज़ में रहती है उनके बिहेवियर बहुत पूछता है यूपीएससी। इसका बिहेवियर क्या है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है ये एकलौती टॉर्टोइज की प्रजाति है। एकलौती, एक ऐसी लौती टॉर्टोइज की प्रजाति जो क्या करती है, जो अपना कह सकते हैं कि घोंसला वगैरह है, ठीक है, वो ग्राउंड के ऊपर बनाती है। और जो ये घोंसला बनाते हैं ये जो टॉर्टोइज, वो कैसे बनाते हैं? वो बनाते हैं लीफ लिटर का इस्तेमाल करके। लीफ लिटर समझ रहे हैं? जो पत्ते मर चुके हैं, जो पत्ते पेड़ पर थे उनका टाइम पूरा हुआ, ठीक है, वो पत्ते झड़ चुके हैं, नीचे नीचे गिर चुके हैं, डेड से हो चुके हैं, तो उन डेड लीव्स का इस्तेमाल करके ये अपने घोंसले को तैयार करते हैं। इकलौती ऐसी टॉर्टोइज की स्पीशी है, तो ये रेयर बिहेवियर है। दैट मीन्स यहाँ से भी प्रश्न बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन रेट देखोगे तो बहुत देरी से, मतलब इनका जो रिप्रोडक्शन रेट है बहुत ही ज़्यादा स्लो है, बहुत ही धीमी गति से यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है। इसलिए ये प्रजाति आज के समय पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, खतरे में है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, प्लीज उन फीचर्स को ध्यान रखिएगा। पहला फीचर यहां पर आता है कि सबसे बड़े साइज का जो टॉर्टोइज है यही वो एशियन लार्जेस्ट टॉर्टोइज आपको देखने को मिलेगा। जो हमारे एशिया में बड़े साइज के टॉर्टोइज होते हैं उसमें से एक टॉर्टोइज ये है। और जो जमीन के ऊपर इस तरीके से अपनी नेस्टिंग करता है, घोंसला बनाता है, इसका जो तरीका है वो भी बिल्कुल अलग है। और रिप्रोडक्शन रेट इसका स्लो है, वो मैंने आपको बता दिया। इसलिए यहाँ पर इसकी जो पॉपुलेशन है वो सीधा यहाँ पे धीरे धीरे करके बढ़ रही है, बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है। अच्छा, तो सर ये तो हो गया, हम टॉर्टोइज की बात कर रहे हैं, लेकिन एक होता है टर्टल। क्या दोनों में फर्क होता है? दोनों होते तो कछुए हैं, हाँ होते तो कछुए ही हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। टर्टल और टॉर्टोइज में क्या फर्क होता है? देखो, जो टर्टल होता है वो एक्वाटिक एनिमल होता है। एक्वाटिक मतलब ये पानी में रहता है, इसको पानी में ज़्यादा रहना पसंद है। लेकिन जो टॉर्टोइज होता है ये टेरेस्ट्रियल होता है। टेरेस्ट्रियल मतलब इसको ज़मीन में रहना पसंद ज़्यादा है, ज़मीन के ऊपर में ज़्यादा रहता है। जो टॉर्टोइज होते हैं इनके साइज ज़्यादा बड़े होते हैं, जबकि टर्टल के साइज जो है थोड़े से छोटे होते हैं। कुछ टर्टल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरीके से होते हैं, जो फ्लैश ईटर्स होते हैं, यानी छोटे मोटे कीड़े खाने का काम करते हैं। लेकिन जो टॉर्टोइज होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं ये हर्बीवोरस होते हैं। ये ऑलमोस्ट जितने भी प्रजातियां आपको देखने को मिलेगी पेड़ पौधे ही खाने का काम करते हैं। समझ गए? तो यह याद रखना इसके बारे में कि हाँ दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस आता है। चलिए, अब यहाँ पर इस टॉर्टोइज का एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आएगा। इकोनॉमिक कह रहा हूँ, सॉरी, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, यानी एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से ये जो टॉर्टोइज की प्रजाति है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि एक की स्टोन स्पीशी मानी जाती है, हमारे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करती है। कैसे? कई बार ये जो टॉर्टोइज हैं आसपास पेड़ों के जो फल वगैरह गिरे हैं उनको खाया है ना, फिर ये चलते हैं आगे, तो वो जो खाया हुआ इनका, मतलब इन्होंने जो फल खाया है, जो बीज हैं स्पेशली फल के, वो सब बीज को यहाँ पर वो फैलाते चलते हैं, जिससे यहाँ पे क्या होता है दूसरी जगह पर भी पौधे लग पाते हैं, दूसरी जगह पर उस बीज से वो जो प्लांट है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो ये इस तरीके से हेल्प करता है सीड्स को डिस्पर्स करने में। हालांकि इसको थ्रेट, सबसे बड़ा खतरा यही है कि पिछले कुछ समय पर पेड़ों की कटाई होना, क्योंकि इसको हरे भरे जंगल में रहना पसंद है और हरे भरे जंगल हम कहीं पर छोड़ नहीं रहे, जिस वजह से इनकी पॉपुलेशन इधर उधर भटक रही है और फिर उसके बाद प्रजाति कम हो जाती है। क्योंकि वैसे ही इनका रिप्रोडक्शन रेट बहुत लो होता है, तो मतलब जल्दी जल्दी कह सकते हैं ये टॉर्टोइज पैदा नहीं होते। तो इस वजह से यहाँ पर इनकी जो रिकवरी है वो स्लो है, और रिकवरी स्लो होने की वजह से ही IUCN के अंदर में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। दैट मींस ये प्रजाति बहुत ही ज्यादा खतरे में है। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है, समझ में आ चुका है, समझ में आ गया है। चलो फटाफट
कमेंट सेक्शन ओपन करो और अपने टेस्ट को लगाना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये प्रेजेंट है। इसका आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एशियन जायंट टॉर्टोइस। एशियन जायंट टॉर्टोइस को लेकर आपके सामने 3 पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं। बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है ये जो एशियन लार्जेस्ट टॉर्टोइस है ये सबसे बड़े साइज का फ्रेश वाटर टर्टल है जो मेनलैंड एशिया में देखने को मिलता है। दूसरा, इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है IUCN के रेड लिस्ट में। थर्ड स्टेटमेंट कहता है ये इकलौता टॉर्टोइस की स्पीशी है जो जानी जाती है जो अपना जो कह सकते हैं नेस्ट वगैरह है वो ज़मीन पर बनाता है, वो भी लीफ लिटर का इस्तेमाल करके। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर A 1 and 2 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 1 and 3 ओनली, या फिर D तीनों के तीनों सही स्टेटमेंट है। फटाफट दोस्तों इसका आंसर दो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। नाउ ये अगला आर्टिकल भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है, लेकिन इस वाले आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पर ये वाला PDF देखा है, ठीक है। ये PDF आप देख पा रहे हैं, आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं विद प्रॉपर पिक्चर्स, देन उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस है, कुछ PYQs भी मैंने मेंशन कर रखे हैं। तो हर एक चीज़ आपको इस PDF में मिल जाती है। यानी न्यूज़पेपर एनालिसिस कवर करना मतलब आपके लिए बहुत ईजी हो चुका है कि सर अखबार कवर कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं। वो जो PPT वाले फॉर्मेट्स रहते हैं उनसे बिल्कुल हटकर यहाँ पर ये PDFs हैं। ये PDFs हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक पेड ग्रुप ज्वाइन करके रख लेना चाहिए। हमारा एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है और इस इनिशिएटिव के तहत एक ग्रुप आपको मिलता है और उस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या होता है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, देख लेना। PDFs कुछ ऐसे ही रहेंगे सारे के सारे, चाहो तो प्रिंट आउट निकलवाओ, चाहो तो आप एज इट इज रीड कर सकते हैं डिजिटली भी, ठीक है। अब मतलब इससे भी बहुत अच्छी क्वालिटी कर दी गई है। PDF पहले का फोटो लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे 11 जुलाई का, और अब जो क्वालिटी है वो यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। तो आपके लिए शॉर्ट कंसाइज वे में पूरे नोट्स तैयार हो जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप कह सकते हैं कि ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका अमाउंट हाथों हाथ रिकवर भी हो जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है, क्योंकि आपको आज से तो PDF मिलने शुरू होंगे, लेकिन पुराने सभी PDFs मिल जाएंगे, तो अमाउंट आपका रिकवरेबल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलें फिर आगे। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल हमारा बात करता है ओल्ड ट्रीज एजिंग फार्मर्स वर्जन आउटलुक फॉर पाम ऑयल एक्सपोर्टर्स। मैटर क्या है ज़रा जानते हैं इसके बारे में। न्यूज़ आर्टिकल तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ये आर्टिकल इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रेजेंट किया गया है, लेकिन फिर भी मैंने इसको 2 टुकड़े में तोड़ दिया है, जिससे कि आप लोग जब PDF वगैरह इसको डाउनलोड करोगे तो आराम से रीड कर पाएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल तो आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। आज हमारे न्यूज़पेपर में ये टॉपिक पेज नंबर 20 पर है, जिसको आसानी से आप छोड़ दोगे या बहुत सारे लोग यहाँ पर जल्दबाजी में छोड़ने वाले हैं, लेकिन काम की चीज़ है यार। UPSC का फेवरेट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं, तो प्लीज़ इसको छोड़ना नहीं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ये आप आर्टिकल देखिए, ओल्ड ट्रीज एजिंग फार्मर्स वर्जन आउटलुक फॉर पाम ऑयल एक्सपोर्टर, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। इसमें कुछ बेसिक तथ्य है, फैक्ट्स दे रखे हैं, उन फैक्ट्स के आधार पर सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है। मामला क्या है? मामला यह है दोस्तों, जब हम बात करते हैं पाम ऑयल की, तो पाम ऑयल जो होता है ये एक पेड़ से मिलता है। मतलब पेड़ है, उस पेड़ से हमको एक फ्रूट मिलता है जिसको बोलते हैं पाम फ्रूट, और उसी पाम फ्रूट से ऑयल बनाया जाता है, तेल बनाया जाता है, पाम ऑयल। और ये जो पाम ऑयल है इसका यूज़ एडिबल पर्पस के लिए भी होता है, खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, कुकिंग वगैरह में। बाकी नॉन एडिबल पर्पस यानी कि जो कॉस्मेटिक्स वगैरह के प्रोडक्ट्स हो गए, उसमें भी इस पाम ऑयल का यूज़ होता है। आप देखोगे ये पाम ऑयल वैसे हमारे हेल्थ के लिए कोई ज़्यादा अच्छा होता नहीं है, लेकिन कुकिंग पर्पस के लिए हम पाम ऑयल का इस्तेमाल बहुत करते हैं। इंडिया में तो तेल बहुत खाया जाता है। अब खाया जाता है, हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन अपनी ज़रूरत पूरा करने के बाद में दोस्तों हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है। तो आज के समय पर ढेर सारा जो पाम ऑयल है वो भारत इंपोर्ट करता है फ्रॉम इंडोनेशिया एंड मलेशिया। याद रखना सर, इंडोनेशिया और मलेशिया ही क्यों, दूसरे और देशों से क्यों नहीं इंपोर्ट कर सकते? दूसरे और देशों से इंपोर्ट तो तब करेंगे ना जब वो प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स के मामले में दुनिया में 2 सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। फर्स्ट वन इज इंडोनेशिया, सेकंड वन इज मलेशिया।
दोनों देशों को मिला दें तो दुनिया का जितना पाम ऑयल सप्लाई होता है उसका 85% इन दोनों देशों से आता है। मेंशन कर लेना नोट्स वगैरह में, जो भी बना रहे हो नहीं बना रहे हो कोई बात नहीं, पीडीएफ्स हैं। अब दोस्तों यहां पे बोला जा रहा है कि ये आर्टिकल बताता क्या है। आर्टिकल ये बता रहा है कि इंडोनेशिया मलेशिया में पाम ऑयल का एक्सपोर्ट या प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन कब तक, ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं रहने वाला, क्योंकि अभी 85% दुनिया का पाम ऑयल अगर ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो कम से कम 20% की गिरावट आ जाएगी 2030 तक। ये बहुत बड़ी गिरावट है, वो भी आने वाले 5 सालों में। रीज़न क्या है? तो रीज़न यहाँ पर यह है, दुनिया में पाम ऑयल की सप्लाई कम हो सकती है, चिंता का विषय है। पहला यहाँ पर कारण है पाम ट्रीज जितने भी हैं, क्योंकि एक पेड़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये रहा पेड़ पाम का, इससे हमको मिलता है फ्रूट और उसी फ्रूट से बनता है ऑयल। तो जितने भी यहाँ पर एजिंग पाम ट्रीज, मतलब पाम ट्री जो हैं वो बूढ़े होते चले जा रहे हैं यहाँ पर, और प्रॉब्लम यह है कि नए प्लांट्स को ग्रो नहीं कर रहे हैं वो लोग, वहाँ के किसान नए नए प्लांट्स ग्रो नहीं कर रहे, क्योंकि किसान भी लगातार बूढ़े होते चले जा रहे हैं। अब वो कहीं ना कहीं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर से साइड हट चुके हैं। तीसरा रीज़न यह है कि वहाँ की गवर्नमेंट भी किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं कर रही है, कोई सब्सिडी नहीं दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी देकर प्लांट्स को ज़्यादा रीग्रो करवा सकती है, बचा सकती है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से प्लांट्स का प्रोडक्शन यहाँ पर कम हो रहा है। प्लांट्स अगर नहीं ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो भी नहीं होगा। चौथा रीज़न यहाँ पर बोला जा रहा है जो समस्या का, वो यह है कि जो पाम ऑयल इंडोनेशिया मलेशिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस पाम ऑयल का वो बायोडीजल बना रहे हैं। अपने देश के अंदर जो फ्यूल होता है उस फ्यूल के अंदर में ब्लेंड कर रहे हैं। जैसे भारत यहाँ पर इथेनॉल बनाता है, ठीक है। अब ये हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हमारा मेन टारगेट, हम इथेनॉल की ब्लेंडिंग करें पेट्रोल के अंदर में, पेट्रोल में डीजल में हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग हम लोग टारगेट अचीव कर चुके हैं। वही काम ये मलेशिया इंडोनेशिया कर रहे हैं। इन्होंने भी अपना बहुत सारा पाम ऑयल अपने फ्यूल के अंदर में ब्लेंड करना शुरू कर दिया। तो दुनिया में सप्लाई कम कर रहे हैं, फ्यूल में ज़्यादा ब्लेंड कर रहे हैं। तो हम लोगों की डिमांड कौन पूरा करेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर तो ज़्यादा है नहीं पाम ऑयल के दुनिया में, केवल 2-4 प्रोड्यूसर ही हैं, जिसमें मेजर प्रोड्यूसर आप इमेजिन तो करो, दुनिया की 85% सप्लाई ये 2 देश हैंडल कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और इंडिया इनसे इंपोर्ट करता है। तो अगर ये सप्लाई कम कर देंगे तो आने वाले समय पर प्रॉब्लम हमारे लिए ही सबसे पहले होगी। इसे ही कहते हैं निर्भरता, डिपेंडेंसी। अगर डिपेंडेंसी किसी भी देश के ऊपर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर ज़्यादा है तो भविष्य में परेशानी हो सकती है। हालांकि इंडिया ने इसका कुछ ऑल्टरनेटिव निकाला है। हमने भी अपने एडिबल ऑयल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस जो हैं उसको भी शुरू किया है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा आगे, ठीक है। तो ये पाम ऑयल के बारे में बेसिक बातें जानिएगा। पाम ऑयल की जब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं जो आपसे डायरेक्टली प्रीलिम्स के अंदर में पूछे जा सकते हैं। पाम ऑयल एक एडिबल वेजिटेबल ऑयल है जिसको हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग पर्पस के लिए। किससे मिलता है? एक पेड़ है जिसका नाम है एलियस ग्यूनेसिस। इस पेड़ में से एक फल निकलता है पाम फ्रूट, उसी फ्रूट से पाम ऑयल को प्रोड्यूस किया जाता है। टॉप प्रोड्यूसर्स की जब हम बात करते हैं तो इंडोनेशिया फर्स्ट है एंड मलेशिया सेकंड है। ये 2 दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। पाम ऑयल का इस्तेमाल आप लोगों से पूछ ले किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट में भी यूज़ होता है, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में भी होता है, इवन बायोफ्यूल्स में भी इसका यूज़ होता है। दुनिया भर में पाम ऑयल का शेयर अगर आप लोग देखोगे तो 50% के आसपास दुनिया के वेजिटेबल ऑयल में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पाम ऑयल का, यानी पाम ऑयल को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। इंडिया का रोल क्या है इसमें? इंडिया का भी रोल है कोई? हाँ, इंडिया का एक रोल है दोस्त, वो रोल है इंपोर्ट करने का। तो हम लोग आज के समय पर पाम ऑयल के इंपोर्टर हैं। इसको जल्द से जल्द बदलना होगा, क्योंकि आज ये क्राइसिस बढ़ रहा है। और वो क्राइसिस क्या है वो आपको मैंने बता दिया। पेड़ यहाँ पे घटते चले जाना इन दोनों देशों में, और साथ ही साथ में ये अपने इस पाम ऑयल को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं फ्यूल में ब्लेंड करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे लिए। तो इम्पैक्ट ये बोला जा रहा है कि पाम ऑयल का एक्सपोर्ट आने वाले 5 सालों बाद लगभग 20% गिर जाएगा। इसमें एक बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी, समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडिया और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस यह है कि इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है। तो अगर ऐसी स्थिति कहीं पर बन जाती है, विच मीन्स इंडिया के अंदर में ये खाने वाला तेल बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि हमें इसकी डिमांड को पूरा करना होगा। सप्लाई हो नहीं रही होगी, डिमांड मार्केट में होगी, तो ऑब्वियसली उसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इसलिए आज हमें एडिबल ऑयल के इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। अलग अलग देशों पे डिपेंडेंसी दिखाने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो केवल एक देश पे निर्भर होकर बैठ जाओ, जिसके बाद यहाँ पर जब भी वो सप्लाई के ऊपर में बंद करे या उसमें कोई सप्लाई का इशू हो उस देश के अंदर में, तब हमें भी सबसे बड़ी समस्याओं को फेस करना पड़े। तो दिस इज़ अ चैलेंज। क्लियर हो गया? चलिए, अब इतनी बातें आप लोगों ने अगर समझ ही ली हैं
तो प्रीलिम्स के लिए एक रेलिवेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इसी आर्टिकल के आधार पर है। अभी हम पाम ऑयल के बारे में और भी बेसिक फैक्ट्स को पढ़ने वाले हैं, तो अभी के लिए फिलहाल जितना पढ़ा है उसके आधार पर ये प्रश्न है उसको अटेम्प्ट करो। विद रेफरेंस टू ग्लोबल पाम ऑयल, दुनिया में जो पाम ऑयल है दोस्तों, इसके रेफरेंस में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं पाम ऑयल प्रोडक्शन को लेकर। बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों मिलकर दुनिया का जो पाम ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है उसका 80% से ज़्यादा प्रोडक्शन ये अकेले करते हैं। दूसरा, जो पाम ऑयल है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है आजकल बायोफ्यूल प्रोडक्शन में भी साउथ ईस्ट एशिया में। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। फटाफट लिख दो इसका आंसर, तब तक आगे आते हैं। ठीक है, तो पाम ऑयल की बात हो गई दोस्तों। अब यहां पर सुनिएगा, पाम ऑयल के भी टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पाम ऑयल्स, ध्यान रखना। एक होता है क्रूड पाम ऑयल कच्चा, दूसरा होता है पाम कर्नेल ऑयल। जो क्रूड पाम ऑयल होता है ये पाम फ्रूट से बनता है ना, इसका इस्तेमाल हम कुकिंग के लिए करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं। लेकिन जो यहाँ पर पाम कर्नल ऑयल होता है, ये कर्नल यानी सीड, उसके बीज से बनता है। ठीक है, ये खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये वाला ऑयल कॉस्मेटिक, साबुन, सरफ, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, इन सब में इस्तेमाल होता है। लेकिन दोनों तेल दिखने में एक जैसे हैं, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस। ठीक है, एक जैसे यहाँ पर दिखाई देते हैं। सर ये पाम ऑयल आया कहाँ से, या ये जो पाम के पेड़ की जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो पेड़ हमने डिस्कस किया था, ये पेड़ कहाँ से बिलोंग करता है। इंडिया को तो लगता नहीं है ये, तो आया कहाँ से ये। तो दोस्तों ये जो पाम ऑयल है इसका मेन ओरिजिन होता है वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका से। प्लीज़ इस बात को नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका का नेटिव पेड़ है ये, और आज यहाँ पर ये पेड़ साउथ ईस्ट एशिया तक पहुँच चुके हैं, और साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया एक सबसे बड़े प्रोड्यूसर बन चुके हैं। क्या इंडिया में पाम ऑयल प्रोडक्शन होता है? हाँ होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम, ये भी ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा कम प्रोडक्शन होता है। जब हम बात करते हैं इंडिया में पाम ऑयल प्रोडक्शन की, तो भारत में जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उसमें आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है एंड केरला है, जो थोड़ा बहुत पाम ऑयल का प्रोडक्शन करता है। लेकिन अदरवाइज जितना भी प्रोडक्शन होता है वो हम अपनी देश की ज़रूरत के हिसाब से पूरा खर्च कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी डिमांड है उसको इंपोर्ट करके पूरा किया जाता है। तो इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है, भले ही जितना भी प्रोड्यूस कर ले, क्योंकि हमारी डिमांड ज़्यादा है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो सरकार ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर डिमांड को टैकल करने के लिए क्या किया, कुछ इनिशिएटिव शुरू किया। आज से लगभग 4 साल पहले यानी 2021 में सरकार एक मिशन शुरू करती है, विच इज़ नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। और इस मिशन के अंदर में पाम ऑयल के ऊपर में एक स्पेशल फोकस किया गया कि भारत के अलग अलग टेरिटरीज में हम पाम ऑयल का प्रोडक्शन करेंगे, जिससे कभी आने वाले समय पर समस्याएं ना हो। जैसे आज हम लोग देख पा रहे हैं कि आने वाले समय पर एक समस्या हो सकती है 5 से 6 साल बाद पाम ऑयल के मामले में, तो हम पहले से ही क्यों ना तैयार रहें। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये तैयारी 2021 में ही शुरू कर दी थी, और ये यहाँ पर आप देख पाओगे नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल को शुरू किया गया। अब एग्जाम के लिए ये मिशन जो है ये बहुत चर्चाओं में, इसके बारे में पढ़ के चलिएगा। ये क्या है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको 2021 में लॉन्च किया जाता है। और इस स्कीम का जो मेन पर्पस है वो क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करना। जो कच्चा तेल है, यह कच्चा पाम ऑयल है, स्पेशली इसके प्रोडक्शन को बूस्ट करना, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाना, ताकि जब हम इसका उत्पादन कर रहे होंगे तो इन देशों से खरीदना नहीं पड़ेगा। मतलब जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, वो कम हो जाएगी। समझ रहे हैं। तो ये इसी के लिए हम लोगों ने इस मिशन की शुरुआत की। अब आज देखोगे तो इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन उद्देश्य क्या है। तो सर इसका मेन उद्देश्य है कि भारत के अंदर में पाम ऑयल एरिया को एक्सपैंड करना, ज़्यादा से ज़्यादा पाम ऑयल को प्रोड्यूस करना। और इसके लिए हमने 2 इंपॉर्टेंट जगह को चुना है जहां पे हम लोग एक स्पेशल फोकस करके ढेर सारा पाम ऑयल प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो एक स्पेशल अटेंशन दिया गया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर में, दूसरा अटेंशन दिया गया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। भारत में मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ जगह पर आज भी पाम ऑयल प्रोड्यूस होता है, जैसे आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, फिर तेलंगाना, फिर केरला। 98% इंडिया का पाम ऑयल इन तीनों राज्यों से ही निकल कर आता है। समझ गए ना इस बात को। बाकी इस मिशन के तहत जो नेशनल एडिबल ऑयल मिशन है, इसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स 2 इंपॉर्टेंट टेरिटरीज को चुना गया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द पाम ऑयल। ठीक है, एक फोटो दिया गया है, इस फोटो का आप लोग देख सकते हैं कि पाम ऑयल के यूजेज क्या 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 हैं, अलग अलग जगह पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो ये मैक्सिमम चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। भारत की निर्भरता क्या है, आज यहाँ पे पाम ऑयल हम कितना इंपोर्ट करते हैं ये नहीं डिस्कस किया ना, चलो ये पढ़ लो आप। पाम ऑयल इंपोर्ट की जब बात करते हैं तो इंडिया 60% के आसपास जो टोटल एडिबल ऑयल्स है वो इंपोर्ट करता है। जितना तेल का खपत है हमारे देश में उसका 60% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल ग्लोबली। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाले, पाम ऑयल इंपोर्ट करने वाले हम ही हैं। ठीक है दोस्त,
चलिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पर ये यूपीएससी का, ये 2021 में यूपीएससी ने पूछ लिया था, तो मैं आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर सीधा बता दूंगा, क्योंकि एक आर्टिकल मैं आप लोगों से पहले ही पूछ चुका हूँ, एक क्वेश्चन पूछ चुका हूँ रिगार्डिंग पाम ऑयल। तो इस वाले का उत्तर आपको देना है। विद रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो पाम ऑयल ट्री है ये नेटिव है टू द साउथ ईस्ट एशिया। ये जो पेड़ है केवल साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में पाया जाता है, वहीं का पाया जाने वाला ये पेड़ है। दूसरा कहता है पाम ऑयल जो है ये एक रॉ मटेरियल है, और ये जो रॉ मटेरियल है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स। थर्ड कहता है कि जो पाम ऑयल है इसका हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप कहोगे सर इसमें तो हम बहुत क्लियरली सॉल्व करते हैं, ठीक है, मतलब क्लियरली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये 2021 का PYQ है, ध्यान रखना। तो पहला स्टेटमेंट तो कहोगे सही है, नहीं भाई पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो पाम ऑयल ट्री है मैंने आपको बताया ये साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव नहीं है, सेंट्रल अफ्रीका एंड वेस्टर्न अफ्रीका में मिलता है। पढ़ा था। तो पहला स्टेटमेंट हो गया यहाँ पर गलत। दूसरा अगर आप लोग देखोगे तब ये दूसरा सही है, क्योंकि पाम ऑयल का यूज़ हम लोग लिपस्टिक परफ्यूम यानी कॉस्मेटिक्स में करते हैं। तीसरा जो पाम ऑयल है इसका इस्तेमाल यानी इसका यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल यानी फ्यूल वगैरह बनाने में, जो इंडोनेशिया मलेशिया कर रहे हैं, जिससे सप्लाई के ऊपर में चिंता का विषय उठ रहा है। तो ये क्लियर हो गया। तो ये 2021 का क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया, यानी ऑप्शन नंबर B 2 और 3। अच्छा, आंसर तो बगल में ही है, मेरी खुद नज़र नहीं पड़ी इस पर, लेकिन आप लोग की पड़ गई होगी, मुझे पता है ना। चलो फिलहाल आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। अगला न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पर बात करता है ये टॉपिक थोड़ा सा हमारे काम का है, ठीक है। ये टॉपिक ना मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इसमें फैक्ट मेंशन्ड है, वो फैक्ट भी बताऊंगा। तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, इनका स्टेटमेंट है कि वेमेन्स इंक्लूजन इन आर्म्ड फोर्सेस आर प्रायोरिटी। जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है हमारे आर्म्ड फोर्सेस के अंदर में, जब मैं बात करता हूँ आर्म्ड फोर्सेस की, तो हम बात कर रहे हैं अपने इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की। तो इसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पिछले कुछ समय पर धीरे धीरे करके इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। हम चाहते हैं ये और ज़्यादा एक्सपैंड हो, जिससे हम लोग अपने आर्म्ड फोर्सेस के अंदर में जेंडर न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे। ऐसा नहीं है कि पुरुष को ही केवल प्रायोरिटी मिल रही होगी, महिलाओं को भी यहाँ पे प्रायोरिटी मिल रही होगी। तो पिछले कुछ सालों में ये बहुत तेजी से बढ़ा है। तो आर्टिकल में ये क्लियरली बोला गया है। आइए पहले मैं आपको आर्टिकल के थ्रू बता देता हूं कितना कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ है। तो एक डेटा रिलीज हुआ है दोस्तों हमारे डिफेंस मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय की साइड से। वो ये कहते हैं कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन आज भारत के इंडियन एयरफोर्स में सबसे ज़्यादा है। इंडियन एयरफोर्स में 13.4% के आसपास महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, हाईएस्ट अमंग ऑल 3 सर्विसेज, यानी आर्मी नेवी को मिला दें तो इस एयरफोर्स के अंदर में सबसे ज़्यादा महिलाएं प्रेजेंट हैं। और एयरफोर्स के अलावा जो दूसरी आर्म्ड फोर्सेज जिसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा है, तो दूसरे नंबर पर आती है हमारी आर्मी। ध्यान रखना, आर्मी में ये रिप्रेजेंटेशन 6.85% के आसपास है। थर्ड नंबर पर जो आता है वो है हमारी नेवी। नेवी के अंदर में 6% के आसपास का ये रिप्रेजेंटेशन है। एंड 2024 में 2024 में अगर हम देखेंगे तो जो महिलाओं का टोटल नंबर है आर्मी में वो 1735 जा चुका है, एयरफोर्स के अंदर में 1614 जा चुका है, एंड नेवी में 674 जा चुका है। ये केवल 2024 का डेटा है। 2024 में ये नंबर इंक्रीज हुआ, नहीं, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे या साल ब साल बढ़ रहा है। जबकि 2005 की फिगर देखोगे तो 2005 में ये नंबर केवल 767, 574 या 154 के आसपास हुआ करता था। आज आर्मी के अंदर में वेमेन के लिए बहुत सारी जो ब्रांचेस है वो ओपन हो चुकी हैं, इनको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, बहुत सारी महिलाएं इंस्पायर हो रही हैं दूसरी महिलाओं से जो स्पेशली हमारे इन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर में सर्व कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, रीसेंट एग्जांपल आप लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर का। ऑपरेशन सिंदूर में दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट नाम निकल कर आते हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी, ठीक है, दूसरी यहाँ पर विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ये एयरफोर्स में रिप्रेजेंट करती हैं और जो सोफिया कुरैशी हैं वो इंडियन आर्मी में रिप्रेजेंट करती हैं। इन दोनों ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया था, हर एक रिपोर्टिंग सामने प्रस्तुत की थी। बहुत सारी महिलाओं के लिए यहाँ पर एज इंस्पिरेशन के फॉर्म में यहाँ पर ये सब कुछ देखने को मिलता है। तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन आर्म्ड फोर्सेस में पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुका है, ये बात इस आर्टिकल में बोली गई। हालांकि एक स्पेशल बात इसमें नोट करने वाली यह है कि नेवी में, ध्यान रखना, नेवी में जो सभी ब्रांचेस हैं वो महिलाओं के लिए ओपन की गई हैं एक्सेप्ट द सबमरीन ब्रांचेस। तो सबमरीन ब्रांचेस अभी भी ओपन नहीं है विमेन के लिए, भविष्य में धीरे धीरे इसको भी ओपन किया जाएगा,
ठीक है। एयरफोर्स की बात करेंगे तो एयरफोर्स में सभी ब्रांचेस वेमेन ऑफिसर्स के लिए ओपन है, इसलिए आज महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन एयरफोर्स में सबसे ज़्यादा है। इवन इंडियन एयरफोर्स के अंदर में वेमेन का 13.4% के आसपास ये कंट्रीब्यूशन या ये रिप्रेजेंटेशन हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये न्यूज़ आर्टिकल आपका समाप्त हो गया। इस न्यूज़ आर्टिकल से दोस्त मैंने बेसिक डेटा आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। मैंने कुछ फैक्ट्स यहाँ पर लिख दिए हैं जिसको आप लोग प्लीज़ पढ़कर जाइएगा। अगर आप नेक्स्ट ईयर का मेंस देने वाले हैं या इस बार का मेंस देने वाले हैं तो क्वेश्चन बनते हैं वेमेन रिप्रेजेंटेशन को लेकर। जुडिशरी में वेमेन का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ये क्वेश्चन बन चुका है मेंस के अंदर में। याद है नहीं आपको, पता नहीं, लेकिन ये बन चुका है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन इंडियन एयरफोर्स में। ठीक है, आपके नोट्स बनवा दिए हैं। इंडियन आर्मी में कितना रिप्रेजेंटेशन है, इंडियन नेवी में कितना रिप्रेजेंटेशन है, और पिछले कुछ समय पर ग्रोथ किस तरीके से हुई है महिलाओं की हमारे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंदर में। ठीक है, तो महिलाओं के लिए नई नई प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो चुकी हैं। जैसे आर्मी में 12 ब्रांचेस ओपन कर दिया है वेमेन के लिए, इंक्लूडिंग कॉम्बैट रोल्स। कुछ यहाँ पर कुछ रोल्स ऐसे भी है जहां पर वो लड़ने के लिए, जो लड़ने वाली सर्विसेज है उसमें भी यहां पर ओपन किया गया है महिलाओं के लिए। नेवी में देख पाओगे तो जो वेमेन है वो सभी ब्रांचेस ज्वाइन कर सकती हैं एक्सेप्ट द सबमरीन्स, लेकिन एयरफोर्स के अंदर में सभी ब्रांचेस खोल दी गई हैं वेमेन ऑफिसर्स के लिए। ठीक है, तो जो वेमेन है वो आज के समय पर हमारे आर्म्ड फोर्सेस के अंदर में टेक्निकल, नॉन टेक्निकल रोल्स, दोनों रोल्स प्ले कर रही हैं अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से। शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से, नेशनल डिफेंस एकेडमी के माध्यम से, या डायरेक्ट एंट्री स्कीम्स के माध्यम से। जब मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करता हूं तो इसी साल की खबर है, पिछले महीने की खबर है, और यह हिस्टोरिक माइलस्टोन सेट हुआ था। एक ऐतिहासिक यहाँ पर नंबर जनरेट हुआ। पहली बार 2025 में 17 फीमेल कैडेट्स ऐसी थी जो रिसेंटली नेशनल डिफेंस एकेडमी से ग्रेजुएट हुई हैं। ठीक है, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी से ग्रेजुएट हुई हैं, समझ गए। तो पहले यहाँ पर सभी पुरुष का रोल हुआ करता था, अब महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इस वाले सेक्शन में भी इंप्रूव हुआ है। नाउ क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि जो वेमेन का इंपॉर्टेंस है आर्म्ड फोर्सेस में, इंपॉर्टेंस दर्शाता क्या है। पहली चीज दर्शाता है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी। संविधान सबको बराबर रखता है, ठीक है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। ठीक है, हम लोग यहाँ पर जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करते हैं अपने सोसाइटी के अंदर में। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली कुछ फंडामेंटल राइट्स, कुछ मौलिक अधिकार हमारे सामने प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का अधिकार देता है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो भेदभाव है वो ना हो। आर्टिकल 16 बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी की, कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो ये नौकरी है या ये जो रोजगार है, ठीक है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स है, इसमें एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को मिलनी चाहिए। तो ये अपॉर्चुनिटी अब मिल रही है सभी को। तो ये अधिकार दोस्तों यहाँ पर पूरे हो रहे हैं, ये जो राइट्स हैं इनको हम सही तरीके से इंश्योर कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी को दर्शाता है, पहला इंपॉर्टेंस। दूसरा, हमारी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि काफ़ी सारी जगह पर जब भी हम लोग कोई ऑपरेशन चलाते हैं, कई कॉन्फ्लिक्ट छिड़ते हैं, तो महिलाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एक जेंडर डाइवर्स टीम होना ज़रूरी है अगर आपको एक अच्छी तरीके से ग्राउंड लेवल पर परफॉर्मेंस देना है तो। ठीक है, तो वो एक सोशल इम्पैक्ट भी पड़ता है। बाकी सारी जो महिलाएं वो इससे इंस्पिरेशन लेती हैं, है ना। और जो बेसिकली जो परसेप्शन है ना वेमेन को लेकर, वो हम लोग यहाँ पर चेंज करते हैं कि हाँ, लीडरशिप के अंदर में महिलाएं एक बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। तो वो परसेप्शन यहाँ पे लोगों का चेंज होता है, समझ गए। तो वेमेन जो है वो अक्सर मिलिट्री सिविक एक्शंस के अंदर में एंगेज कर सकती हैं, अपनी दूसरी कम्युनिटी के साथ में ट्रस्ट बिल्डअप कर सकती हैं। ठीक है, कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में ऑब्वियसली बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहीं पर महिला प्रताड़ित हो रही हैं, तो उस जगह पर वेमेन ऑफिसर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो इसी के लिए यहाँ पर ये जो जेंडर इंक्लूजन है या जेंडर इक्वालिटी है उसके ऊपर में काम किया गया है, और कह सकते हैं कि हमने दोनों के बीच में कह सकते हैं एक बैलेंस को मेंटेन किया है। तो वो बैलेंस अभी भी ऑब्वियसली थोड़ा सा कम है, लेकिन धीरे धीरे करके वो रिप्रेजेंटेशन पहले के कंपैरिजन में आज बहुत बेहतर हो चुका है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वो भी लिए जा चुके हैं वेमेन के पार्टिसिपेशन को इंप्रूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे परमानेंट कमीशन बना दिया गया है। नाउ महिलाओं को एलिजिबल किया गया है 11 आर्म्स एंड सर्विसेज के अंदर में वो सर्व कर सकती हैं। वेमेन के लिए अग्निवीर ऑप्शन ओपन कर दिया गया है। ठीक है, जैसे अग्निपथ स्कीम के तहत जो पुरुष को रिक्रूट किया जाता है, उनको हायर किया जाता है, वैसे ही महिलाओं को भी अग्निपथ स्कीम के तहत हायर किया जा सकता है। तो नए ऑप्शंस यहाँ पर उनके लिए ओपन हो चुके हैं, नए स्ट्रक्चर बदलाव हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल 2021 में आर्मी एविएशन कॉर्प्स आया, महिलाओं को अलाउ किया गया कि वो हेलीकॉप्टर पायलट की तरह भी सर्व कर पाएंगी अब।
वेमेन को वॉरशिप्स पे अलाउ किया गया, ठीक है, जो हमारे जहाज़ हैं उन पे अलाउ किया गया। फिर आउटरीच प्रोग्राम में इंडियन एयरफोर्स का जो दिशा सेल है, इस दिशा सेल ने एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया पूरे देश भर में इन्हीं सब चीज़ों को लेकर। तो आज चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो हमारी एयरफोर्स हो, नेवी हो, रिप्रेजेंटेशन इस लेवल पर जा चुका है। हालांकि इसको लेकर ये रिप्रेजेंटेशन एकदम नहीं मिला है, एक झटके में नहीं हुआ है, धीरे धीरे काम हुआ है। 1888 में पहली बार जो वेमेन हैं इनको एज अ नर्स के तौर पे ज्वाइन करवाया गया मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में। फिर 1958 में महिलाएं जो डॉक्टर्स हैं इनको रेगुलर कमीशन दिया गया आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में। 1992 में वेमेन को स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत यहाँ पर अप्रूवल दिया गया। 2005 में थोड़ा और कह सकते हैं कि छूट मिलती है, 2020 में और अलाउ किया जाता है। फाइनली 2021 में इनको एनडीए एग्जाम में अपीयर हो सकती हैं, उसके लिए भी अलाउ किया जाता है। और आप देखोगे सिचुएशन बिल्कुल टोटली डिफरेंट है और ये नंबर्स जो हैं इसमें भी एक इंप्रूवमेंट निकल कर आया है। दैट्स इट। आई होप आपको यहां पर ये जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। नाउ यहां पर दोस्तों हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ये भी प्रीलिम्स का ही रेलिवेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको सॉल्व कीजिएगा। प्रश्न क्या कहता है सुनिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो महिलाओं को हमने आर्म्ड फोर्सेस के अंदर में जो पिछले कुछ समय पर रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। तो इसके आधार पर आपने बताना है, यहाँ पर ये 3 स्टेटमेंट हैं, तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है वेमेन आर नाउ एलिजिबल, वेमेन जो महिलाएं हैं वो एलिजिबल हो चुकी हैं परमानेंट कमीशन के लिए सभी प्रकार की कॉम्बैट और नॉन कॉम्बैट रोल्स के लिए, सभी प्रकार के कॉम्बैट नॉन कॉम्बैट रोल्स के लिए, और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी जगह पर इनको सभी प्रकार की सर्विसेज अलाउ कर दी गई हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स में महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सबसे ज़्यादा है, तीनों फोर्सेस को मिला देंगे उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है जो अग्निपथ स्कीम है, अग्निपथ स्कीम ने भी महिलाओं को अलाउ कर दिया है कि वो आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकती हैं बिल्कुल उसी तरीके से, उसी सेम स्टैंडर्ड पर जैसे पुरुष का रिक्रूटमेंट होता है। तो बताइए यहाँ पर तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों सही है। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर दो नीचे कमेंट सेक्शन में। तब तक आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। अगला न्यूज़ आर्टिकल दोस्तों आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर मेंशन किया गया है इंडियन एयरफोर्स का अनएंडिंग फाइटर कनेंड्रम। एक ऐसी दुविधा, एक ऐसी पहेली जिसको जितना जल्दी हो सके उतना रिजॉल्व करना ज़रूरी है, वरना भविष्य में हमको बहुत नुकसान फेस करना पड़ सकता है। हम बात कर रहे हैं अपने इंडियन एयरफोर्स की एक बहुत बड़ी समस्या की। सर कौन सी समस्या है वो? हमारे आज जो पुराने होते हुए, या जिसको हम बोलते हैं आउटडेटेड, जितने भी आउटडेटेड फाइटर जेट्स हैं दोस्तों, ये इंडिया की आज की सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे फाइटर जेट्स पुराने हो रहे हैं। इवन एक फाइटर जेट है जिसको बोलते हैं मिग 21, मिग 21 का आज भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये जो मिग 21 है इसको नाम क्या दिया जाता है, फ्लाइंग कॉफिन, कि भाई उड़ता ताबूत है, कभी भी क्रैश कर सकता है, इतना पुराना हो चुका है, इसको बदलने की आवश्यकता है। सभी देशों ने बदल दिया, हम अभी भी यहाँ पर इस मिग 21 का यूज़ कर रहे हैं। अभी रिसेंट समय पर कुछ ऑपरेशन चलाए गए, इवन 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक, उसमें वो भी हम लोगों ने इसी मिग 21 से किया था, समझ गए। तो ये मिग 21 कई बार शॉट डाउन किए जा चुके हैं, कई बार गिराए जा चुके हैं, कुछ अपने आप में क्रैश हो चुके हैं, कुछ एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। तो हम इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं, ये यहाँ पे प्रश्न उठ रहा है कि इंडिया के फाइटर जेट की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ बहुत कमज़ोर है, और जो हमें चाहिए वो नंबर बहुत ज़्यादा है। ये बात खुद हमारे एयर चीफ मार्शल अलग से मेंशन कर चुके हैं कि सर हमको एक अल्टीमेट नंबर्स ऑफ प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है, बहुत तेज़ी से हमें यहाँ पर ये फाइटर जेट्स बनाने की ज़रूरत है। तो ये इस एडिटोरियल या इस टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर में एग्जैक्टली क्या मेंशन किया गया है, आइए फटाफट थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। पहली बात, क्वेश्चन यह है कि सर मिग 21 को हम लोग फ्लाइंग कॉफिन क्यों कहते हैं, उड़ता ताबूत क्यों कहते हैं? क्योंकि मिग 21 को सबसे पहली बार जो भारत ने इस्तेमाल किया है या भारत ने परचेज किया है वो सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर से लिया था। 1962 की जो वॉर हुई थी चाइना के साथ में, उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट टाइम मिग 21 इनसे परचेज किया, ठीक है, सोवियत यूनियन से। और ये मैं आपको बता दूं, ये इंडिया का पहला सुपरसोनिक नॉन वेस्टर्न फाइटर जेट था, जहां पर वेस्टर्न कंट्रीज को छोड़ के हम रशिया की साइड गए। और फिर उसके बाद दोस्तों इंडिया ने 872, आप इमेजिन करो, 872 ऐसे जेट्स को परचेज किया, जिसमें से बहुत सारे जेट्स हमारे खुद की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के थ्रू भारत में बनाई गई।
ये जितने भी जेट्स हैं दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हर एक प्रकार के वॉर में। फॉर एग्जाम्पल 1965 का वॉर हो, 1971 का वॉर हो, कारगिल युद्ध हो गया या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, इन सभी जगहों में हमने इसी MiG-21 का यूज़ किया है। तो भले ही कितना पुराना हो गया हो लेकिन हमारे लिए ऑपरेशंस में सफल रहा है। लेकिन प्रश्न यह है कि इसमें एक्सीडेंट्स और हादसे भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो लगभग 450 से ज़्यादा यहाँ पर ये एक्सीडेंट्स के अंदर में इन्वॉल्व है MiG-21। 450 से ज़्यादा एक्सीडेंट्स आप इमेजिन कर रहे हैं, 450 से ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो इसमें हमें सोच विचार करने की ज़रूरत है और जल्द से जल्द हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका क्रैश रेट इतना ज़्यादा हाई है। इसी वजह से इसको निक नेम जो दिया गया है वो है फ्लाइंग कॉफिन, क्योंकि इसकी एज बहुत पुरानी हो चुकी है। ये पहले पायलट ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता था, ये आइडियल नहीं है बड़ी ऑपरेशंस चलाने के लिए। आज इंडिया के पास में MiG-21 फाइटर जेट बहुत सारे हैं। इवन आज हमारे पास में दो बड़ी यूनिट्स हैं, एक पैंथर नाम की यूनिट है, दूसरी कोबरा नाम की यूनिट है, और आज दोनों के दोनों एक्टिव हैं। लेकिन बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पर इन MiG-21 को रिटायर कर देंगे, ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा। और टाइम कम अगर हमें लगाना है तो रीज़न यह है कि हमें जल्द से जल्द काम करना होगा, और ऑब्वियसली बहुत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोगों को ये तैयार करना होगा, यानी कि जो इसके रिप्लेसिंग आइटम्स जो हम लोग नए फाइटर जेट बना रहे हैं वो बनाने होंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर MiG-21 रिप्लेस क्यों करना है, ये तो हमें पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये MiG-21 को रिप्लेस करेंगे तो इसके बदले में क्या होगा। इंडियन एयरफोर्स का प्लान है कि हम लोग MiG-21 को रिप्लेस करेंगे नए जेट से। तो नए जेट में हमारे पास में ये 4 प्रकार के जेट्स आने वाले समय पर आएंगे। जैसे एक है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A, दूसरा है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-2, ठीक है, यानी MK-1A जो है ये अपना बेस वर्जन है, MK-2 जो है MK-1 से बेहतर है, साइज में बड़ा होगा, ज़्यादा एडवांस होगा। फिर हमारे पास में मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार हो रहे हैं। फिर है भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट, 5वां जनरेशन का फाइटर जेट विच इज़ अमका, जिसको हमने बोला है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो ये जो अमका है दोस्तों ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भारत का 5वां पीढ़ी का फाइटर जेट है। इसको आने में अभी समय लगेगा, इस पर काम चल रहा है, ठीक है। लगभग 10-15 साल बाद यहाँ पर ये फाइटर जेट आएंगे, तब तक हमें MiG-21 का यूज़ करना पड़ेगा, और इसका क्रैश रेट बहुत ज़्यादा है, ये चिंता का विषय है। आज आप इंडियन एयरफोर्स के स्टेटस को देखोगे जेट्स का, कि हम लोग कौन कौन से जेट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो स्टेटस आपके सामने प्रेजेंट है कि बहुत सारे आज के समय के जो जेट्स हैं दोस्तों वो एजिंग सिचुएशन में हैं और जल्दी रिटायर हो जाएंगे। जैसे MiG-21 ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट गॉन। जैगवार्स की बात करेंगे, मिराज 2000 हो गया, MiG-29 हो गया, ये 2030 तक रिटायर कर दिए जाएंगे। Su-30 MKI ये आज भी इंडियन एयरफोर्स के लिए बैकबोन है, उसकी रीढ़ की हड्डी है, आज हमारे लिए सबसे ज़्यादा विश्वसनीय ये वाला फाइटर जेट है। और 260 से ज़्यादा फाइटर जेट आज सर्विस में शामिल हैं। और जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1 है, ये इसकी 2 यूनिट्स ऑलरेडी सर्विस में है। तो कहोगे MK-1 तो तैयार कर रहे हैं हम, तो ये यूनिट में कैसे आ गया। वो MK-1 नहीं है, वो MK-1A है, एडवांस वर्जन, ठीक है। फिर उसके बाद इससे भी एडवांस वर्जन होगा, वो MK-2 होगा, उस पर काम चल रहा है, समझ रहे हैं। तो ये फाइटर जेट्स हैं जो आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना इसके बारे में। और जो अमका है, अमका याद रखना, ये अमका जो है ये भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट है। और ये 5th जनरेशन फाइटर जेट भारत को कब मिलेगा, लगभग आज से 10 से 15 साल बाद। 10 से 15 साल बाद इसको लिख के रखना, क्योंकि 2035 के बाद हम इसका प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं, तो स्टिल इन डेवलपमेंट। फिर उसके बाद अमका के बाद हम बनाएंगे अमका MK-1, फिर बनाएंगे अमका MK-2। अमका MK-2 में एक ज़्यादा पावरफुल इंजन होगा यहाँ पर बोला जा रहा है, और वो जो पावरफुल इंजन होगा वो बाहर किसी दूसरे देश के साथ पार्टनरशिप करके हम लोग बनाने वाले हैं। जो अमका MK-1 वाला फाइटर जेट होगा, इसमें अमेरिका से परचेज किया हुआ GE F414 इंजन का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर मीडियम रोल फाइटर जेट्स बनाए जाएंगे, लेकिन अभी ये वाला प्रोग्राम रुका हुआ है, क्योंकि पहले हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाना है। दुनिया बनाकर बैठ चुकी है, हम बहुत पीछे हैं। चाइना 6th जनरेशन फाइटर जेट पे काम कर रहा है और हम 5th पे हैं अभी, और 5th बनने में भी अभी 10 से 15 साल लगेंगे। तो यहाँ पर आज सिनेरियोज पूरी तरह से डिफरेंट हो चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल का ये जो पूरे पेज पे आर्टिकल प्रेजेंट है, इसकी एक छोटी सी समरी अगर आप लोग देखोगे तो समरी ये है कि MiG-21 हो चुके हैं पुराने, इनको रिटायर करो जितना जल्दी हो सके। इंडियन एयरफोर्स नए जेट्स को शामिल करने के लिए तैयार है, लेकिन इन नए जेट्स को प्रोड्यूस करने में लगातार डिले हो रहा है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम इसको मॉडर्नाइज कर सकते हैं, और आने वाले समय पर फ्यूचर में होने वाले हादसा, फ्यूचर में होने वाले एक्सीडेंट्स को हम लोग रोक सकते हैं।
उसके बाद एक और रेलिवेंट चीज़ है दोस्तों जिस पे आपको ध्यान देना है, और वो रेलिवेंट चीज़ है ये कि आज कितने जेट्स ऐसे हैं दोस्तों जो इंडियन एयरफोर्स प्लान कर रहा है परचेज करने की। कौन कौन से जेट्स यूज़ कर रहे हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। MiG-29, Su-30M, LCA-MK, वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अभी आने वाले समय पर इंडियन एयरफोर्स की प्लानिंग कौन सी है, नए नए प्रकार के कौन कौन से जेट्स को परचेज करने की बात हो रही है। इसमें पहला यहाँ पर है लगभग 180 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A एडवांस वाले फाइटर जेट्स परचेज किए जाएंगे, 120 MK-2 फाइटर जेट्स परचेज किए जाएंगे, फिर यहाँ पर मल्टी रोल वाले फाइटर जेट्स परचेज किए जाएंगे, फिर 120 यहाँ पर अमका यानी 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को परचेज किया जाएगा। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। नाउ कम ऑन टू दी यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2024 का क्वेश्चन। आपको ये अटेम्प्ट करना है, आपको इसका आंसर लिखना है। जो भी बातें मैंने आपको पढ़ाई हैं उसी के आधार पे एक क्वेश्चन है, लेकिन ये यूपीएससी ने 2024 में पूछा हुआ है। प्रश्न क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट। आपको 3 एयरक्राफ्ट के नाम दिए गए हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। इन तीनों में से 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट कौन सा है ये बताओ। रफाल है, MiG-29 है या तेजस MK-1 है। ये तीनों के तीनों भारत के पास में है। बताओ इनमें से 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी तीनों सही है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई सा भी 5th जनरेशन का नहीं है। बताओ इसका उत्तर क्या होना चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लैरिटी मिल चुकी है।